हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। और आज यहाँ पे अपन लोग 2021 जीआईसी पीजीटी का पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और 80 क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन रह गए थे जिनको आज अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो पेपर है 2017 का, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आपका 2015 का है। ठीक है, तो सीक्वेंस से चलेंगे। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं कि आप लोग कोई भी बैच लेना चाहें, टीजीटी का, पीजीटी का, यूपीएचसीएससी, या फिर आप लोग नॉर्मल यूजीसी नेट की तैयारी सभी लोग करते ही हैं, तो उसका भी आप लोग को बैच चाहिए तो इसके आप लोग जीएसवाई दिवाकर सर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा कि जो पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर है, यानी कि जो पहले लेक्चर हो चुके हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लास डेली चलती है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है, हर 8 दिन में आप लोगों का टेस्ट होता है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑफलाइन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप लोगों ने कोई क्लास डाउनलोड कर ली तो वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, आप उसको चाहे जब देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बैच आ चुका है, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप मिल जाएगा और साथ में कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें क्वेश्चन 51 से शुरू करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक अपन लोगों ने कर लिया था। और आज क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट किस किस के लिए है, चाहे तो आप लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की जिसमें आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? वाताग्रीय प्रतिलोमन, अभिवहनीय यानी कि एडवेक्शनल इन्वर्जन, लैटिट्यूडनल इन्वर्जन, अक्षांशीय प्रतिलोमन, मैकेनिकल इन्वर्जन, यांत्रिक प्रतिलोमन। तो कौन सा है जो कि तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं होगा? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्रकार दिए गए हैं, जिनमें से तापीय प्रतिलोमन को आप लोगों को पता है 3 प्रतिलोमन में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है आप लोगों का अपब्राही प्रतिलोमन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अपब्राही प्रतिलोमन। दूसरा यहाँ पे आपका प्रवाही यानी कि अभिवहनीय, ये हो जाएगा आपका। और तीसरा यहाँ पे आप लोगों का यांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, वाताग्रीय या फिर आप लोग इसको अपब्राही भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? लेटिट्यूडनल, अक्षांशीय प्रतिलोमन में इसको नहीं बांटा गया है। तापमान के प्रतिलोमन के तीनों प्रकार आप लोग याद रखिएगा, फ्रंटल, एडवेक्शनल एंड मैकेनिकल। जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अक्षांशीय प्रतिलोमन में इसको बांटा नहीं गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 52। मैथ्स आपको दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दूसरे साइड में आपको स्कॉलर दिए गए हैं। ग्रेविटी और इंटरनेशनल लॉ, गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया लॉ, एससी कैरी के द्वारा दिया गया है। लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, ब्रेकिंग पॉइंट लॉ, अलगाव बिंदु नियम, रैंक साइज रूल, कोटि आकार नियम। तो ये आपको 4 नियम दिए गए हैं या फिर 4 संकल्पनाएं दी गई हैं, साथ में इनके स्कॉलर विद्वान दिए गए हैं। रायली दिया गया, एससी कैरे दिए गए, पीडी करवार एवं जीके चिप दिया गया है। कौन सा सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो चलिए इनको लगा लेते हैं। तो पहला यहाँ पे गुरुत्व या फिर अंतःक्रिया का नियम है, तो ये आपको यहाँ पे एच सी केरी दिया गया है, ये ठीक है। फिर आपका लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल, फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम दिया गया है, जो कि यहाँ पर रॉयली बता रहा है, तो ये भी आपका रियली सही हो जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट लॉ, अलगाव बिंदु नियम, ये पीडी कॉन्वर्स के द्वारा दिया गया था, ये भी करेक्ट है। और आप लोगों का कोठी आकार नियम जी के जिफ के द्वारा दिया गया था, फोर्थ का फोर्थ सही है। 1 2 3 4 चारों के चारों मैच दिए गए हैं, इसीलिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के
प्रभाव में नहीं आता है। यहाँ पे देश दिए गए मध्य चिली है, इटली है, वेनेजुएला है, कैलिफोर्निया है, जिनमें से एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यानी कि 3 में पाई जाती होगी। तो कौन कौन से क्षेत्र है? पहले तो आप लोग ये समझिए कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, किन अक्षांशों पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ आप लोग जाएंगे 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, वहां पे आप लोगों को भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। अब 30 डिग्री और 40 डिग्री पे बीच में जो देश बसे हुए हैं उनको आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का मध्य चिली है, इटली है, कैलिफोर्निया है, लेकिन यहाँ पे वेनेजुएला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो आपका भूमध्य सागरीय जलवायु है या फिर ये जो क्षेत्र है, फेमस किसके लिए है? तो ये रसदार फलों के लिए। ठीक है, रसदार या फिर खट्टे फलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि आप लोगों का नींबू हुआ, अंगूर हुआ, संतरा हुआ। तो यहाँ पे काफी अच्छी इनकी फसल होती है, बागान इनके लगाए जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमेलित नहीं है? मिनरल्स दिए गए हैं और माइनिंग सिटी दिए गए हैं, खनिज दिए गए हैं, उनके खनन नगर दिए गए हैं। तांबा है, आयरन होर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, भीलवाड़ा, कटनी। तो अब यहाँ पे 3 कोई सुमेलित है या फिर 2 सुमेलित है, 2 सुमेलित नहीं है, वो आप लोगों को बताने हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। जो तांबा का खनन होता है उसका आप लोग याद रखें, यहाँ पर चित्रदुर्ग कह रहा है, लेकिन जो तांबा का खनन ज्यादातर होता है, एक तो आपका गुट्टूर हो जाएगा। ठीक है, गुट्टूर। और एक आ जाएगा आपका झुंझुनू, राजस्थान का है ये। और एक आपका अलवर, ये भी राजस्थान का है। ठीक है, यानी कि इसमें चित्रदुर्ग नहीं होगा, तो पहला आप लोग का गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे लो अयस्क दिया गया है, जिसमें आप लोग को बेल्लारी दे रहा है, लेकिन लो अयस्क का आप लोग याद रखेंगे बेल्लारी होता है। और साथ में दुर्ग है, दंतेवाड़ा है, ये आप लोगों के लोएस के हो जाएंगे। मैग्नीज का अगर आप लोग देखें तो भीलवाड़ा यहाँ पे दिया गया है। तो मैग्नीज जो मिलती है वो आपको सुंदरगढ़, ये नहीं होगा, सुंदरगढ़, क्योंझर, भंडारा, खाने वाला नहीं है, ये जगह का नाम है, और बालाघाट। ठीक है, तो इन जगह पे आप लोगों का मैग्नीज पाया जाता है। बॉक्साइट आप लोग को कटनी में बता रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कटनी, कोरापुट, मंडला, और ये आपका शहडोल में है, और कोल्हापुर में भी है। तो इसमें आपके बॉक्साइट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो आप लोगों से पूछा गया है, तो तांबा ठीक नहीं दिया गया है और मैग्नीज को ठीक से नहीं दिया गया है, यानी कि 1 और 3 सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। Question number 55. Who among the following used the term ecology for the first time? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ईपीओडम के द्वारा, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, कार्ल लेटर के द्वारा, या फिर पीटर हैगेट के द्वारा? तो किन लोगों ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसमें आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे अर्नेस्ट हेकल को। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले यूज किया था। और कब किया था? 1869 में किया था। ठीक है, कभी कभी डेट इनकी पूछ ली जाती है, तो इसके लिए आपको डेट याद होनी चाहिए। 1869 में इन्होंने इसका यूज किया था। तो आप लोगों का यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ टाइड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? एक साइड में आप लोगों के थ्योरीज दी गई है, दूसरे साइड में आप लोगों के प्रोपाउंडर यानी कि प्रतिपादक दिए गए हैं। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, प्रगामी तरंग सिद्धांत, स्टेशनरी वेव थ्योरी, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थ्योरी यानी कि संतुलन सिद्धांत, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। तो यहाँ पे आप लोगों को मैच नहीं करना है इनको कि किसने दिया था, ये तो सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वार भाटा से संबंधित कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। तो जो संबंधित नहीं है ये बतानी है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है विलियम बेबेल के द्वारा दी गई थी, ये तो ज्वार भाटा से संबंधित है।
स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये भी ज्वार-भाटा से संबंधित है, जो कि R.A. हैरिस के द्वारा दी गई थी। संतुलन सिद्धांत इक्विलिब्रियम थ्योरी, जो कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई थी, ये भी आप लोगों की ज्वार-भाटा से संबंधित हो जाएगी। जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, यानी कि रेगिनाल्ड डेली के द्वारा ये आपका सिद्धांत दिया गया था, जो कि संबंधित है आपके प्रवाल वित्तियों से। ठीक है, प्रवाल वित्तियों से संबंधित है। इसको दिया था 1915 में, इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था प्रवाल वित्ती से संबंधित। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे आप लोगों को नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है। इनको आपको मैच करना है। कलेसर, नामेरी, मोलेम और मुरलेन, असम में, गोवा में, मिजोरम में, हरियाणा में। तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं फटाफट से। आपका जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा में। नामेरी ये देखने को मिलता है असम में। ठीक है, और आपका मोल्लेम ये आपको देखने को मिलता है गोवा में। और मुरलेन बचा तो ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। पहले का आप लोग फोर्थ कर रहे हैं, तो इसमें आपके दो ऑप्शन कटेंगे। दूसरे का आप लोग फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। देखते हैं क्या दिया गया। एक साइड में आप लोगों को कंट्री यानी कि देश दिए गए हैं, दूसरे में उनकी कैपिटल्स राजधानी दी गई हैं। तो चलिए इनको बताइए, जो आप लोगों से बचपन में इंडिया की पूछी जाती है, बड़े होकर के आप लोगों से देश की पूछी जा रही हैं। बुल्गारिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, स्लोवाकिया है। तो यहाँ पे बुल्गारिया की राजधानी अगर आप लोग को याद हो तो सोफिया होती है। ठीक है, क्या होती है, सोफिया होती है। हंगरी की राजधानी अगर आप लोगों को याद है तो बुडापेस्ट होती है, काफी बार पूछी गई है। क्रोएशिया, इसकी राजधानी जाग्रेब है। और जो आपका स्लोवाकिया हो जाएगी, इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का आप लोग जब करते हैं थर्ड, तो ए का थर्ड करने से 3 में दिया गया है। बी का आप लोग करेंगे, बी का फोर्थ कर रहे हैं, यानी कि बी का फोर्थ। और सी का आप लोग सेकंड कर रहे हैं, डी का फर्स्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे आप लोगों से ऑयल रिफाइनरीज दी गई हैं, तेल शोधन के कारखाने दिए गए हैं। दूसरी साइड में आप लोगों को स्टेट ऑफ इंडिया दिए गए हैं, भारत के राज्य दिए गए हैं। कोयली, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़ और बरौनी। तो चलिए इनको लगा लीजिए, कौन से रिफाइनरी कहाँ पे है, भारत के राज्य के संदर्भ में आप लोगों से पूछी गई है। तो कोयली को आप लोग जानते होंगे, तो ये कहाँ पे है, कोकिला बहन, जिनको उनकी नानी क्या बोलती थी, कोयली बोलती थी। तो ये कहाँ से थी, गुजरात से थी। तो ए का आप लोग थर्ड हो जाएंगे। ज्यादा लोग इनको नहीं जानते हो, क्योंकि लड़कियों का काम है साथ निभाना, साथी सीरियल आता था, उसमें कोकिला एक सास थी, और उसकी जो मम्मी थी उसको कोयली बोलती थी। ठीक है, तो वो कोयली कहाँ से थी, गुजरात से थी। तो ज्यादा आप लोग सोचने पे मत पड़ना कि मैंने जो कोयली नाम लिया है और या फिर कोकिला नाम लिया है, ये कौन सी फेमस लेडीज है, कोई ज्यादा फेमस नहीं है, सीरियल की लेडीज है। चलो, नागापट्टिनम ये आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और जो आपका नुमालीगढ़ हो जाएगा, ये असम में है। ठीक है, और बचा आपका बरौनी, बरौनी बिहार में है। तो अब आप लोग लगा लीजिए इनको। ए का आपका थर्ड हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन आपने अगर किया होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑफलाइन आपका ये सेशन है, तो जो लोग बाद में देखेंगे, सब लोग बाद में ही देखेंगे, इसमें जो लोग बोलने की बात ही क्या है। तो सब लोग आप लोग आंसर कमेंट में करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के उनके आंसर आप लोग कमेंट में करते जाएंगे। जिस तरीके से आप लोग लाइव में करते हैं, उसी तरीके से आप लोग ऑफलाइन में भी करेंगे। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60। Who among the following was propounder of स्पाशियल इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। कार्लो सावर थे, रिचर्ड हर्टसोन थे, R.L. मोरेल थे, या फिर ट्री हैगस्टीन थे। कौन थे नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता, या फिर किसने ये सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये जो नवाचार नवाचार प्रसरण सिद्धांत है, टी हैगस्टेन के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिद्धांत है नवाचार प्रसरण सिद्धांत, इसके अनुसार इन्होंने जो कहा था कि जो विसरण होता है, नवीनीकरण का जो अर्थ होता है,
वो क्या होता है, स्थान और समय के संदर्भ में वस्तुओं का एक दूसरे जगह पर उनका वितरण होना या फिर उनका बंटवारा होना। ये टी हैगस्टीन के द्वारा कहा गया है, जो कि आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61। एक में आप लोगों को ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं, दूसरे में उनके देश दिए गए हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कौन से देश में है? माउंट रेनियर है, माउंट एटना, माउंट पैराकुटेन और माउंट अपो। तो चलिए इनको भी फटाफट से लगाते हैं। माउंट रेनियर की अगर आप लोग बात करें तो काफी फेमस है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, एक अगर आप लोगों ने 4 किया है तो इसमें तो 3 में दिया गया है, ये गया। चलो, फिर आता है आप लोगों का माउंट एटना। एटना आपका कहाँ पे है? इटली में है। तो आप लोग बी का अगर करते हैं, सेकंड सेकंड सेकंड, आंसर आ गया, ये गया और ये गया। आगे आता है आपका माउंट पैराकुटेन। पैराकुटेन आपका सी का फर्स्ट कैसे होगा? हाँ, ये आपका बी ऑप्शन होगा इसमें, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ, बी होगा। फिर आता है आपका माउंट पैराकुटेन, जो कि मेक्सिको में है, और माउंट अपो आपका फिलीपींस में है। तो इस हिसाब से आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62। द टॉप टू लीडिंग टिन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आर। विश्व के दो शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश कौन से हैं? पेरू एंड बोलीविया, बोलीविया एंड ब्राजील, चीन एवं इंडोनेशिया, मलेशिया एवं रूस। तो कौन है जो कि शीर्ष टिन उत्पादक देश में जाने जाते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे इन देशों को। तो यहाँ पे आपका एक तो हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया के बाद में आप लोगों का म्यांमार आता है, म्यांमार के बाद में पेरू आता है। ठीक है, म्यांमार और पेरू। तो आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यू डेटा है 2020 का। चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लोगों को लैंडफॉर्म्स यानी कि भू आकृति दी गई है। मेड बाई एजेंट ऑफ इरोजन, अपरदन के अभिकारक द्वारा निर्मित दिए गए, यानी कि किसके द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है। टिल दिए गए हैं, जलगर्तिका, हम्स और रिपल्स। तो चलिए इनको भी लगा लेते हैं। तो जो टिल मैदान होते हैं ये बनते हैं हिमनद के द्वारा, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, जलगर्तिका ये बनते हैं आप लोगों के बहते हुए जल के द्वारा, बहता हुआ जल यानी कि रनिंग वाटर के द्वारा। हम्स बनते हैं भूमिगत जल के द्वारा, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा। और रिपल्स बनते हैं वायु के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन लगा लीजिए। एक आप लोग अगर थर्ड करते हैं तो ये गया, ये गया और ये गया, बचा कौन सा? ये आपका सी ऑप्शन बचा। ठीक है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट लैंडलॉक। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल है जो कि स्थल से घिरा हुआ नहीं है? बोत्सवाना, नाइजर, चाड या फिर अंगोला। लैंडलॉक कंट्री यानी कि चारों तरफ से वो क्या है, जमीन क्षेत्र से घिरा हुआ है, कहीं पे उसमें पानी वाली जगह नहीं है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नहीं है पूछा गया है, तो बोत्सवाना है, नाइजर है, चाड है। जो नहीं है वो अंगोला नहीं होगा। ठीक है, अंगोला आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो डी आप लोग याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। Who among the following geographer proposed that all history should be studied geographically? निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप से तथा भूगोल का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? हेरोडोटस के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा, हिकेरियस के द्वारा या फिर पोसिडोनियस के द्वारा। तो ये काफी फेमस स्टेटमेंट है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। जो इतिहास के जनक हैं जिनको आप लोग जानते हैं हेरोडोटस के नाम से, और इन्होंने ही आपका ये स्टेटमेंट दिया था जो कि काफी बार आप लोगों से पूछा गया है। ए ऑप्शन आप सभी लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। अमंग द फॉलोइंग लेक्स विच वन इज नॉट लेक इन द कोर्स ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, निम्नलिखित में से कौन सी झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है? छोटी बिटर झील, लिटिल बिटर लेक, तुर्काना लेक, तिमस लेक या फिर आपका ग्रेटर बिटर लेक।
कौन सी होगी जो कि आपके सुएज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो तुर्काना झील है ये सुएज नहर के मार्ग में नहीं मिलती है। बाकी की ये जो तीनों नहर दी गई है ये तीनों सुएज नहर के मार्ग में मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67। Who among the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, एंटेनियो पेलेग्रिनी के द्वारा, अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा या फिर एडमंड हेस के द्वारा? इसका आंसर आप लोग फटाफट से कीजिए। तो यहाँ पे जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की जो संभावना व्यक्त की थी इसमें आप लोग याद रखेंगे अब्राहम आर्टेलियस को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आप लोगों का पीजीटी क्वेश्चन होता है, जो पीजीटी पेपर होता है, ज्यादातर इसमें थॉट वाले पूछे जाते हैं या फिर आपके जो फैक्ट वाले होते हैं वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका यूजीसी नेट होता है उसमें थ्योरेटिकल यानी कि आपको फैक्ट भी पता होने चाहिए और थ्योरी भी पता होनी चाहिए। ये इजी तो होता है लेकिन इसमें क्या होता है इसकी कट ऑफ ज्यादा हाई चली जाती है क्योंकि वैकेंसीज कम होती है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंट्रीज दिए गए उनके स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील, श्रीलंका और फिलीपींस दिए गए हैं। तो चलिए कौन सी फसल है? ये सभी कैसी है? स्थानांतरित कृषि है, जिनको आप लोग इंडिया में किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में जो कृषि होती है इसको आप लोग बोलते हैं लदाख। ठीक कहा गया है। ठीक है। ब्राजील ने रोका यानी कि ब्राजील में जो फसल होती है उसको आप लोग रोका बोलते हैं। श्रीलंका में यहाँ पे ये बता रहा है आप लोगों से कि तुंग्या होती है। तो तुंग्या कहाँ पे होती है बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में कीजिएगा और श्रीलंका में कौन सी फसल होती है ये भी कीजिएगा। बच्ची आपकी फिलीपींस में होती है केकिन, ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। जो सही है वो कौन सी होती है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि श्रीलंका में कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तुंग्या श्रीलंका में नहीं होती है। चलो ये बता देते हैं आप लोगों को, चेन्नई होती है यहाँ पे। ठीक है, चेन्नई होती है। ये ऑप्शन आप लोग के छोड़ के गए हैं हम लोग कि जो तुंग्या फसल होती है ये कौन सी जगह पे होती है, बिना गूगल किए बताएंगे। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69। हु डिफाइन ज्योग्राफी एज एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ? भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्क संगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया था? आर हर्टसोन ने, आर ई डिकिंसन ने, कार्ल सावर ने या फिर अल्फ्रेड हेटनर ने? किसने इसको परिभाषित किया है? तो उसमें आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर होगा ये जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट टाइप में, आर ई हर्टसोन हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। हर्टसोन की आप लोगों से कुछ पुस्तकें कई बार पूछी जाती है जिनको आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि एक तो है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये आप लोगों को 1939 में दी गई थी। फिर एक है आपका द पर्सपेक्टिव, इसी में आगे लगा दिया है द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये आप लोगों से 1959 में लिखी गई थी। दोनों पुस्तकें हैं जो काफी बार पूछी जाती हैं, डेट के साथ में पूछी जाती हैं। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following district of Uttar Pradesh had the highest sex ratio as per census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? अमेठी का, अमरोहा का, अलीगढ़ का या फिर आजमगढ़ का?
यूपी जीआईसी का पेपर है तो यूपी क्वेश्चन तो होना इसमें बनता है। तो चलिए इसको बताइए। और आप लोग भी यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ये सेंसस से रिलेटेड ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। जो आपके सबसे बड़ा इसमें राज्य और जिला कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे। तो इसको आप लोग एक सरसरी निगाह से देखते जाइएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पूछा गया है, यानी कि आजमगढ़ का था। ठीक है, आजमगढ़ का था, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। आजमगढ़ का अगर आप लोग देखें तो कितना था, 1019 था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, ये तो इन चारों में पूछा गया है, सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाए तो जौनपुर का है। ठीक है, जौनपुर का है, वो कितना है, 1024 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, प्रतिपादक उनके प्रोपाउंडर दिए गए हैं। पॉसिबल इज बाइडल डीला ब्रॉन्स के अनुसार कहा गया है। ह्यूमन इकोलॉजी एच एस बैरोज के द्वारा। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत ए के फ्लिवरिक के द्वारा। अंतःक्रिया मॉडल आंद्रे एलिक्स के द्वारा। तो यहाँ पे कोई तीन सुमेलित है, एक कोई यहाँ पे सुमेलित नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया आप लोगों से संभव बात यानी कि पॉसिबल है, ये बाइटल डिला ब्लॉन्स के द्वारा दिया गया, जो आप लोगों का सही हो जाएगा। ह्यूमन इकोलॉजी यानी कि मानव पारिस्थितिकी एच एस बैरोज के द्वारा दिया गया था, ये भी ठीक है। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत नेस्टेड हायरार्की थ्योरी आपकी ए एल फ्रीब्रिक के द्वारा दी गई थी, ये भी ठीक है। इंटरेक्शन मॉडल अंतःक्रिया मॉडल आंद्रे एलेक्स के द्वारा बता रहा है। तो जो अंतःक्रिया मॉडल है ये दिया गया था किसके द्वारा, एच सी कैरी के द्वारा। ठीक है, एच सी कैरी के द्वारा आपका अंत्यक्रिया मॉडल दिया गया था। यहाँ पे आप लोगों से आंद्रे एलेक्स दिया गया, तो आंद्रे एलेक्स ने दिया था अमलैंड। ठीक है, अमलैंड थ्योरी दी थी, जिसको आप लोग बोलते हैं परिनगर। ये आंद्रे एलेक्स के द्वारा दी गई थी। ठीक, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पे गलत दिया गया है। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72, क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी वॉज प्रोपाउंड बाय whom, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। हेली ने, लांगम्योर ने, या फिर बर्जरॉन फर्डिसेन ने, जेई ओलिवर ने। किसने ये सिद्धांत दिया था आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ते हैं, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को, जो कि 1933 में दिया था। और दिया किसके द्वारा किया था, तो इसमें आप लोग बर्जरॉन फर्डिसेन को याद रखते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों से पुस्तकें यानी कि बुक दी गई है, उनके राइटर दिए गए हैं। कोई एक इनमें सुमेलित नहीं है, तीन सुमेलित हैं। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी ए ई एकरमैन के द्वारा। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, देखिए अभी आप लोगों को मैंने बताया है, तो आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा। द वेस्टेज ऑफ द पास्ट अल बैरूनी के द्वारा। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट इमेनुअल कांट के द्वारा। तो चलिए अब इसमें बताइए कौन सी जो बुक है वो सही नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों से द साइंस ऑफ ज्योग्राफी ए ई एक्करमैन के द्वारा दी गई है, तो करेक्ट है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी अभी अपन लोगों ने हाल ही में पढ़ी है, रिचर्ड हर्सोन के द्वारा दी गई है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। द वेस्टेज ऑफ द पास्ट ये अल बैरूनी के द्वारा दी गई है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों से ज्योग्राफी जर्नलिस्ट पूछी गई है, जो कि यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई थी, इमन कांटे के द्वारा नहीं, ये आपकी बर्नहार्ड बारेनियस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एयर पोल्यूशन डज नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पेचिस, स्नायु तंत्र, या फिर बहरापन, चिड़चिड़ापन। तो किस पर वायु प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आप लोगों की पेचिस है, पेचिस पर जो वायु प्रभाव है वायु प्रदूषण का, उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी का स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, डीफनेस एवं इरिटेशन, तीनों में क्या होगा, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
ये जो पेचिस होता है वो होता किससे है? ये जल प्रदूषण से होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 75। with reference to हर्मेटन बिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। हर्मटन पवनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक उत्तर पूर्वी पवन है और यह मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिम अफ्रीका में बहती है। तो अब आप लोगों को इन हवाओं के साथ में इनके थोड़ा से बारे में भी पढ़ना होगा, यानी कि इनकी क्या खासियत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग इसी चैनल पर जाकर के लोकल बिट्स डालेंगे, वहां पे आप लोगों को कंप्लीट एक 30 से 40 मिनट का सेशन मिल जाएगा, उसमें आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं सभी बिट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट है इसको आप जाने, तो एक उत्तर पूर्वी पवन है, ये ठीक है। आप लोगों का पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये उत्तर पूरब क्षेत्र में बहती है। और लेकिन ये मई और जून के महीनों के दौरान पश्चिम अफ्रीका में बहती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो पवन है ये कब चलती है? नवंबर से लेकर के मार्च तक। ना कि मई से लेकर के जून तक चलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 76। दिस होल अर्थ इज अ यूनिट whose different part of interlinked. This fact reflect which one of the following ideology। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट, वातावरण समायोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम थ्योरी, संतुलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्रियाशीलता के सिद्धांत, या फिर प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी पार्थिव एकता के सिद्धांत। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो कथन दिया गया है कौन से सिद्धांत से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जो कथन है ये है पार्थिव एकता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इसको बाइंडल डीला ब्लॉन्स के द्वारा इसको दिया गया था। काफी बार आप लोगों से पूछा गया, तो इसको आप लोग याद भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77। हिमांस इंडिया इज हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन ऑफ इन हिमालय इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नैनीताल पे है, ओली में है, स्पीति में है, या फिर लेह में है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हिमांस है ये स्पीति हिमाचल में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Question number 78. Consider the following statement and decide which among them is correct। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए इनमें से कौन सा सही है। पच्छाद मेघ क्रिस्टलों से बनते हैं। पच्छाद मेघ समतल आधार दर्शाते हैं। कपासी मेघ सफेद, पतले और रेशेदार होते हैं। पच्छाद मेघ का स्वरूप आरोही गुंबद के समान होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो पहला वाला आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पच्छाद मेघ होते हैं ये क्रिस्टल से बनते हैं और इनका रंग जो होता है उजला, यानी कि काफी ज्यादा सफेद होता है। और इनकी आकृति जो होती है पक्षी के पंखों के समान होती है। ये इनकी क्या होती है? पच्छाद मेघों की विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी की जो तीन दिए गए हैं तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? डरबन, आबिलचान, या फिर फ्रीटाउन, मोगादिशु? कौन सा प्राकृतिक हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो फ्री टाउन है ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये आपके अंध महासागर के तट पर अवस्थित है। अंध महासागर के तट पर अवस्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80।
जावा आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स? जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिकी प्लेट में स्थित है? यूरेशियन प्लेट में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, फिलीपाइंस प्लेट में, या फिर आपके प्रशांत प्लेट में? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन जो करेक्ट होगा, यहाँ पे आप लोगों से जावा द्वीप पूछा गया, तो जावा द्वीप आप लोगों का है यूरेशियन प्लेट में। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। जो 2021 का आप लोगों का जीआईसी का पेपर था एलटी ग्रेड का, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले में आप लोग 2017 का देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये आप लोगों का दूसरा चैनल है सत्यम परमार ब्लॉग के नाम से, सत्यम परमार। मेरा पूरा नाम लिखना है, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें मेरा ही फोटो लगा हुआ है। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। मेरा डेली रूटीन वाला ये चैनल है, अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी इसको भी मोनेटाइज करवा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।